गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास रहने वाली है लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कैसे कोई बच्चे के अंदर जो गुणसूत्र आए हैं तो वो लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगा, या फिर बीच का मिडिल फिंगर पैदा होगा, क्या पैदा होगा, ये किस टाइप से निर्धारण होता है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का सेकंड सेशन रहने वाला है। आई होप अगर आपने फर्स्ट सेशन देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर फर्स्ट लेक्चर को जरूर अटेंड करें, क्योंकि जब ही आपको यह वाला लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए। अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास जो हमारा चैनल पर एक सीरीज भी है जिसमें चैप्टर नंबर 8 की है, चैप्टर नंबर 9 की है और कंप्लीट सीरीज भी है, उस पर जाकर आप वीडियोस देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर आए गए हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, कुछ समझ में आ जाए, क्या पता आपने पिछला सेशन देखा हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण की, यानी लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कारण क्या हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं। इसमें कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। जो अंडे का ताप माने उस पर निर्भर करता है लिंग का, जैसे कि उदाहरण के लिए घोंगा में उसके तापमान पर निर्धारण करता है। वहीं कुछ प्राणियों में जैसे मानव में लिंग का निर्धारण उनके गुणसूत्र के आधार पर होता है। अब गुणसूत्र क्या होते हैं वो बात करते हैं। मादा के अंदर डबल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, यानी XX, और नर के अंदर, पुरुष के अंदर XY पाया जाता है। अगर गुणसूत्र XX मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, XY मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण जिसमें नर के XY गुणसूत्र है और मादा के XX गुणसूत्र हैं। अब आपने यहां पर देख लिया, अगर यहां पर पुरुष का X गुणसूत्र है और मादा का भी X गुणसूत्र मिलता है तो यानी XX बनता है, तो यहां पर किसकी उत्पत्ति हुई है, लड़की की। वहीं अगर हम बात करते हैं पुरुष, यानी पुरुष का X और मादा का X, तो यहां पर भी किसकी उत्पत्ति हुई है, लड़की की। लेकिन अगर पुरुष का Y और मादा का X मिलते हैं तो पुरुष की, यानी लड़के की उत्पत्ति है। इसका Y और लड़की का X मिलते हैं तो यहां पर पुरुष की, यानी लड़के की उत्पत्ति हुई है। अब इसको समझाने के लिए आप यहां पर डेफिनेशन को कि किस टाइप से क्या हुआ है। तो यहां पर बच्चों क्या आता है, यहां लिखा हुआ है कि आधे बच्चे लड़के या आधे लड़कियां हो सकती है। सभी बच्चे चाहें तो वे लड़के हों अथवा लड़की अपनी माता के X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चे के लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र मिला है। यानी किसी भी लड़की का या लड़के का जो जन्म हुआ है यह डिपेंड करता है आपके पिता के ऊपर कि आपके पिता से आपको कौन सा गुणसूत्र मिला है। अगर आपके पिता से आपको X गुणसूत्र मिला है तो लड़की पैदा होगी, अगर आपके पिता से आपको Y गुणसूत्र मिला है तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है केवल और केवल नर के ऊपर। मादा के अंदर तो सिंगल पाया जाता है, X ही पाए जाते हैं, तो वहां तो लड़की पैदा होना ही होना है। अब पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि पुरुष से क्या प्राप्त होते हैं, वो है। इन्होंने लिखा हुआ है कि अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिन बच्चों को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत में मिलता है वह लड़की है, और जिन्हें अपने पिता से Y गुणसूत्र मिलता है वो लड़का होते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहां पर लिंग का निर्धारण होता है। अब जैव विकास की बात करते हैं कि जीवों में जो विकास है वो कैसे होता है। जैव विकास की हम बात करते हैं। विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है जो हजारों करोड़ों वर्ष से पूर्व जीवों से शुरू हुआ है और आज नई स्पीशीज का उद्भव कर रहा है। जैसे पहले एक बंदर था, बंदर से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता सभ्य मानव, असभ्य मानव आया, यानी आदि मानव आया, फिर असभ्य मानव आया, फिर सभ्य मानव आया, फिर स्मार्ट मानव आया, आज का मानव। ये धीरे धीरे, और अब हमारी जितनी भी पीढ़ी आ रही है, क्योंकि जैसे आप अपने से पीछे वाले को देखोगे जिनको एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन चलाने में काफी दिक्कत आती है,
वहीं हम चलाते हैं तो हम एक एवरेज के हिसाब से अच्छा खासा चला लेते हैं। हमारे बच्चे आज जिनकी एज अगर आप देखें 2 साल 2.5 साल 1.5 साल, जो बच्चे आज सटासट मोबाइल चला रहे हैं काफी फास्टली, क्योंकि उनको अपने से गुणसूत्र मिले, वो अपन से ज्यादा स्मार्ट है, और उनके बच्चे जब पैदा होंगे वो हाईफाई स्मार्ट होंगे, इसलिए वो जब भी 5G का जमाना 6G 7G जो भी आ जाए तो वो बहुत ज्यादा डेवलप रहेंगे, क्योंकि उनका जो वंशानुक्रम है वो जैव विकास हेवी हुआ है। और आप अपने से पीछे देखें, अगर अपने से 2 पीढ़ी पीछे 3 पीढ़ी पीछे आप देखेंगे तो वो थोड़े उस स्थिति में उतने परिपक्व उतने डेवलप नहीं है। तो आज हम बात करते हैं जैव विकास की, जो कि स्थिति 1 में देखें कि लाल भृंगों का जो समूह है जिसमें जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ है। लाल भृंगों में क्या जनन के द्वारा, जिसमें सभी भृंग लाल केवल एक हरा है, और इसमें कोवे द्वारा लाल भृंग का निर्माण हुआ है, भृंगों की संख्या में कमी आई। वहीं भृंग जो हरा है उसका जो जन्म हुआ है उसे संतृप्त हरा हो गया, और हरे भृंगों में झाड़ियों से मेल, कोवे द्वारा भक्षण में कमी हुई है, और हरे भृंगों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है। ये फर्स्ट चरण है। इसका निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों अब हम कि निष्कर्ष क्या रहा है। निष्कर्ष जिसमें हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन द्वारा फायदा हुआ है, क्योंकि ये हरी झाड़ियों के दृश्य नहीं थे, है ना, और ये प्राकृतिक चयन में कौन द्वारा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक चयन में भृंग संतृप्त में अनुकूल दशा दर्शाते हैं, जिसे समष्टि और पर्यावरण में अच्छी तरह से रह जाते हैं। वहीं नेक्स्ट जो स्थिति आई है, अब फर्स्ट स्थिति के बाद में क्या हुआ कि लाल भृंगों का जो समूह था वो जनन द्वारा रंग में परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ बच्चों, वो हम बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ, लाल भृंग, सभी लाल भृंग जो केवल एक नीला था, सभी लाल में केवल एक नीला था, उसका जन्म हुआ, तो लाल भृंग में संख्याओं में बढ़ोतरी हुई। उसमें एक नीला रहा, सभी लाल, तो लाल में ही बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक नीला था उसके भृंगों में ज्यादातर संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब लाल की लाल में और नीले की नीले में, वहीं लाल कोवा और नीले भृंगों की पहचान को खा गया और सभी भृंगों में कमी आ गई यहाँ पर, जिसमें एक अचानक मतलब इसमें अचानक हाथी आता है और भृंगों की सभी झाड़ियों को रौंद देता है और संयोगवश नीला भृंग बच जाता है। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दर्शाता है कि वहां पर एक नीला भृंग बच जाता है। इसमें क्या हुआ, रंग परिवर्तन के अस्तित्व में कोई भी लाभ नहीं मिलता है। एक सहयोगिता की दुर्घटना के कारण केवल एक ही रंग का, भाई हाथी ने आया कुचल दिया, एक ही रंग का समष्टि बच गया, जिसमें समष्टि का रूप जो बदल गया, और इसमें छोटी समष्टि की दुर्घटनाओं में किसी भी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकता है, जिसका जबकि उसका उत्तरजीवी कोई भी लाभ नहीं हुआ हो। अब यह स्थिति जो थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड स्थिति कैसी रही है। थर्ड स्थिति जब हमारे सामने आती है तो लाल भृंगों का जो समूह था वहां पर लाल भृंगों को जो कुचल दिया था, लाल भृंगों के बाद में क्या हुआ, भृंगों के जो आवास, जो झाड़ियां, जो पादप थे, वहां पर एक रोग लग गया। अब वो रोग लगने के बाद भृंगों की जो औसत भार है उनमें कमी आने लगी, और कमी आने से भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट हो गई, क्योंकि वहां यार एक रोग लग गया था। और उसके बाद में पौधों का रोग समाप्त हो गया, तो भृंगों की जो संख्या में फिर से वृद्धि होने लगी। निष्कर्ष यह हुआ कि भृंगों की संख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आया, जबकि जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के पर्यावरण के कारण जो प्रभाव हमें यहां पर देखने को मिला है। तो यहां पर उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण की अब हम बात करते हैं। उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, यानी वह लक्षण जो उपार्जित किए जाते हैं और वह लक्षण जो आनुवंशिक होते हैं, अपने आनुवंशिक अपने वंश के अनुसार मिले हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण में ये लक्षण जीव अपने जीवन से प्राप्त करता है, यानी खुद ने प्राप्त किए, इसलिए उसे उपार्जित कहते हैं। और जो पीढ़ी से मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंशानुगत। वह लक्षण जो जीवों को अपने वंशानुगत से प्राप्त होते हैं उसे वंशानुगत लक्षण कहते हैं। अब उपार्जित लक्षण ये जनन कोशिका में डीएनए में कोई अंतर परिवर्तन नहीं लाता, जबकि अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरण भी नहीं होते हैं, केवल ये सेम टू सेम। अगर मैं पढ़कर कोई नॉलेज ले रहा हूं तो ये नहीं कि नॉलेज मेरे बच्चे तक चली जाएगी, या कुछ मैं कर रहा हूं तो वो काम मेरे बच्चे तक चला जाएगा, ये केवल मेरे तक ही है, इसलिए इस लक्षण को हम उपार्जित लक्षण कहेंगे। लेकिन जो अगर मेरे खून के अंदर जो डीएनए है वो ही मेरे बच्चे में जाएगा तो ये एक वंशानुगत डीएनए, या मेरे अंदर कोई बीमारी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो मेरे बच्चे में जाएगा तो वो क्या होगा, आनुवंशिक एक लक्षण है जो गया है।
यहां पर थर्ड क्या है, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं और ये जैव विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि खुद अपन कोई लक्षण उपार्जित कर रहे हैं वो जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं जिन्हें अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है, जिसमें अल्प पोषित भ्रम के आधार पर कमी करना, मानव की आंखों बालों का रंग आप देख सकते हैं। जाति उद्भव किस प्रकार होता है, किसी भी जाति का उद्भव किस प्रकार हुआ है, ये बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की ये क्लास यहीं तक थी। आई होप बच्चों आज का सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही नई से नई क्लास के लिए, नई से नई नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।